नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हरियाणा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 17 मार्च को प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नारसिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री पहली बार प्रदेश का बजट पेश करेंगे। किसान, महिला, नौजवान, अंत्योदय परिवार सभी को बजट की उम्मीदें हैं। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन सदन में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे बजट सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे। हरियाणा में बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सियासी बिसात भी बीत चुकी है। पहले दिन के सत्र में राज्यपाल ने जहां अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं आगामी विकास का रोड मैप भी सदन के पटल पर रखा गया। इस दौरान विपक्ष अभिभाषण पर ही सवाल उठाता हुआ नजर आया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वही सदन के पटल विकास का आगामी रोड मैप भी रखा। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान युवा, किसान, नौजवान और अंत्योदय परिवारों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद गरीबों का उत्थान करना है। राज्य और केंद्र सरकार से किसानों और खिलाड़ियों को मिले सम्मान और मदद के बारे में बताया। राज्यपाल ने सरकार के आगे के कामों के बारे में बताते हुए विधायकों से सदन के समय का सदुपयोग करने के लिए कहा। साथ ही सभी सदस्य का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जनहित को प्राथमिकता दे, ये दायित्व हर सदस्य का है। वहीं कांग्रेस बिना विधायक दल नेता के ही सत्र में शामिल हुई। प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की है। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। देश का एकमात्र राज्य है जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी 24 फसलों की खरीदी की जाती है। इधर से आने के कारण किसानों को खरीफ फसलों की बिजाई के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटने पड़े। उन्हें राहत के लिए हर किसान को 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1345 करोड़ रुपए का बोनस दिया गया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने फसल बुवाई के समय ही किसानों को आर्थिक सहायता दी है। 1 लाख भूमि पर 20 वर्ष से कब्जा कृषि पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना दिया गया है। मेरी सरकार बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में फलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित दे रही है। इसी के मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 62 गांवों में 100 गज के और हरेक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। प्रदेश के हर युवा के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। ग्रुप सी व डी की भर्तियों में 13 दिसंबर 2018 से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। योग्यता के आधार पर बिना पर्ची के 1,62,000 से अधिक युवाओं को सरकारी की नौकरी मिलने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई और एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। इनके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि संकाय व अतिथि अनुदेशकों और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई है। हरित परियोजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 1600 आवेदकों से
अनुबंध किए गए। इस समय प्रदेश में 1200 हरित स्टोर चल रहे हैं। इससे प्रदेश में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पहले से बढ़े हैं। युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है। हमें गर्व है कि हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 17 जनवरी 2025 को सम्मानित किया गया है। इनमें से एक खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड तथा एक कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले हरियाणा के तीरंदाज हरविंदर सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। इस प्रकार पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 29 पदकों में से 8 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को गाय और भैंस दोनों की दूध के लिए मौजूदा दर के अतिरिक्त 1 अप्रैल 2024 से 30 दिसंबर 2024 के दौरान 5 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में डाली गई है। वर्ष 2024-25 के लिए योजना को अक्टूबर से मार्च तक 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने के लिए बढ़ाया गया है। अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक दूध की कीमत की अतिरिक्त 10 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी की राशि प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर दूध उत्पादक अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक 51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त लाभ अर्जित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण की बड़ी बातें। गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। निकायों में सरकार ने पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण दिया। किसानों को फसल बुआई के समय 1300 करोड़ रुपए दिए। 13 लाख परिवारों को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए। अब तक 1,22,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 2015 से लेकर अब तक 2145 अवैध कॉलोनियां नियमित हुई। SYL नहर को पूरा करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। आपराधिक मामलों में 12.7% की कमी आई। सभी सदस्य सदन के समय का सदुपयोग करें। सदन की सहमति से सदन की कार्यवाही 10 मार्च दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। अब 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सीएम नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री पहली बार 17 मार्च को प्रदेश का करीब 1.98 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और अब देखिए, बजट सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो वहीं सरकार का विजन भी साफ किया, लेकिन विपक्ष को राज्यपाल का अभिभाषण कट कॉपी पेस्ट ही लगा। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। हालांकि विपक्ष भले ही सदन में एक बार फिर बिना नेता प्रतिपक्ष के उतरा हो, लेकिन मुद्दों को उठाने की तैयारी लगता है विपक्ष पूरी तरह से करके आया है। राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष ने कट कॉपी पेस्ट बताया, तो वहीं नेता विपक्ष के सवाल पर कांग्रेस के विधायक हाईकमान के पाले में गेंद डाल चुके हैं। यही बात कही।
सदन की पहले दिन की कार्यवाही हुई राज्यपाल के अभिभाषण के साथ तमाम चीजें हुई। किस प्रकार से देखते हैं जो राज्यपाल का अभिभाषण जो आपने सुना है, कैसे देखते हैं मैम? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय का आज अभिभाषण के साथ बजट सत्र की जो है ये शुरुआत हुई है। वही पुरानी बातें, लगातार 10 साल से पहले इनकी सरकार थी, ये 11वां वर्ष है और उसमें बहुत सारी चीजें जो इनकम्प्लीट पड़ी हैं। सबसे पहला देखो, SYL की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जबकि SYL का फैसला हमारे पक्ष में आ चुका है, उसके एग्जीक्यूशन की बात होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हम PM श्री स्कूल खोल रहे हैं, हजारों स्कूल बंद कर दिए गए या मर्ज कर दिए गए। खुद की रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि स्कूलों में टीचर नहीं है, 20 से कम बच्चे हो गए हैं। लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कॉलेजेस की बिल्डिंग बनी नहीं हुई है। किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं, फिर क्या कारण है कि किसान संगठन जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और आप केवल कच्ची HKRM के तहत नौकरी देकर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। साथ में आपने सेवा सुरक्षा को लेकर बिल पास करने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद आप उनको हटा रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल नहीं रही है। बहन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है, NCRB के ये आंकड़े बताते हैं। और मैं समझती हूँ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर 11 साल के बाद जाकर आज पहली बार इसमें लिखा गया है कि कुटेल में बन रही दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो है उसका काम पूरा हुआ है। श्री कृष्ण आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी आज भी पूरी नहीं हुई है और सुपर स्पेशलिटी कैडर की भर्ती नहीं हो रही है, डॉक्टर्स की पूरी तरह से कमी है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र हुआ है। जब इस पर चर्चा होगी तो हम लोग पूरी तरह से इस पर विपक्ष के तौर पर खुलकर बोलेंगे। साथ ही साथ में आज शोक प्रस्ताव रखे गए और उसमें खास तौर से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके नाम से भी शोक प्रस्ताव रखा गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी जो कि मेरी स्वयं कॉन्स्टिट्यूंसी से मंत्री थे, और सतपाल सांगवान जी जो हमारे साथ मंत्री भी रहे, और तमाम शहीदों के नाम पर जो है आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। और मैम, इसके अलावा अगर ज्वलंत मुद्दों की बात की जाए तो कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में लगाया है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के नाते आप सदन में उठाना चाह रहे हैं? देखिए, लगातार जो पेपर लीक है, ये कहते हैं पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट है, इस तरह की भाषा। MBBS का बहुत बड़ा स्कैम है और माइनिंग का बहुत बड़ा स्कैम है। बेरोजगारी बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की जो बद से बदतर हालात हो रहे हैं, लगातार पक्की भर्ती नहीं हो रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के सहारे बच्चों को आप भेज रहे हैं, तो इसका मतलब भिवानी बोर्ड पर उनका जो है सही ढंग से विश्वास नहीं है। क्षतिपूर्ति पोर्टल्स, हमारे किसान संगठन लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। पीने के पानी की बहुत बड़ी एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है। हमारे इलीगल तरीके से हमारे युवा देश और प्रदेश छोड़कर जो जा रहे हैं वो बड़ा एक चिंता का विषय है। ड्रग्स में डूबता हुआ युवा, इसके समाधान के लिए हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। सरकार गंभीरता से इसको ले और उसका समाधान का प्रयास करे। SYL हमारी लाइफलाइन है, हमारे पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, ये चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। नेता प्रतिपक्ष का चयन क्यों नहीं हो पा रहा? हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा मैम? कोई बात नहीं, सदन शुरू हो गया है। बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य कर रही है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी हमारे सीनियर लोग हैं और कांग्रेस जो है बहुत मजबूती के साथ अपना मत जो है विधानसभा में रखने का काम कर रही है। और जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की बात है, उनके नाम की बात है, कांग्रेस आलाकमान को सभी ने अपनी राय बता दी। सर, पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, किस प्रकार से देखते हैं उनके अभिभाषण? राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का अगला विजन होता है, परंतु ये तो पिछली 10 साल जो काम किए उनकी जिक्र किया। आगे क्या होगा इसमें कोई विजन सरकार की तरफ से नहीं। और कहीं ना कहीं आपको जो कमी इस अभिभाषण में लगी, जब चर्चा होगी अभिभाषण पर, उसमें अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे? निश्चित रूप से जब भी सोमवार को इस पर चर्चा शुरू होगी उसमें भाग लेके सरकार को अच्छे सुझाव देंगे कि ये काम होने चाहिए। ज्वलंत मुद्दों की बात की जाए तो उसको लेकर आपकी तरफ से कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया गया है? सर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप सदन में आप आवाज उठाते हुए नजर आएंगे? कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा और मेरे द्वारा खुद भी हमने 10 के लगभग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें माइनिंग घोटाले को लेके दिया है, गिरता हुआ शिक्षा का स्तर, स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर है तो स्टूडेंट्स नहीं है, उनको लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, नशे को लेकर, गौवंश की बुरी हालत को लेकर हमने दिया। राज्यपाल का भाषण जो था वो एक दिशाहीन था। कोई भी इस भाषण के अंदर, पहले तो 28 पेज का 31 पेज का था
राज्यपाल जी ने 18 पेज ही पढ़े, उसके बाद चलो कोई बात नहीं, तो परंपरा होती है, एक सिंबॉलिक होता है, कुछ है, उसको अच्छी तरह हम पढ़ेंगे और कुछ बातें देखी भी थी। मैक्सिमम इवेंट्स को, मैक्सिमम जो उनकी उपलब्धियां सरकार थी, जो पुरानी उपलब्धियां थी, उनको रिपीट किया गया है। नई विजन होना चाहिए था, नई विजन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिया, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन के लिए, आप सबके जीवन के लिए, तो हरियाणा की जनता के जीवन के लिए मूल रूप से मूल सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जो सरकार मूल सुविधाएं नहीं दे सकती, राज्यपाल को कहना चाहिए था कि हम सीवरेज सिस्टम प्रणाली को बढ़िया करेंगे। राज्यपाल को कहना चाहिए था इस बात के लिए कि हम हर एक को स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा। नीचे पानी खराब है और उसके बाद पानी ऊपर भी खराब है। नहरों का क्या बुरा हालत है, रिवर्स का कितना बुरा है, पॉल्यूशन के ऊपर क्यों नहीं कहा कि राज्यपाल ने। बहुत सारे ऐसे टॉपिक। वहीं कांग्रेस के अलावा इनेलो विधायक भी इस मामले पर अपनी राय देते नजर आए। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने नेता विपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस पर तंज भी कसा। देश आपको जिताना चाहता है और आप खुद ही अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो कमजोरी है। आप हाईकमान की कमजोरी लग रही है, सबकी है। लेकिन आपने जैसे बोला कि लहर ज्यादा थी, लेकिन लगता है कि अभी भी गुटबाजी चल रही है, इसी वजह से एलओपी भी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। और क्या कारण हो सकता है? और अगर हम बात करें भूपेंद्र हुड्डा पर, जिस तरह से लगातार बात आ रही है उनके नाम की भी, कि आपको लग रहा है कि विकल्प नहीं मिल पा रहा है, कि क्या कारण है, क्या बोलते हैं? देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। क्या कारण है, क्या उनकी लड़ाई अब क्या है कि जी इनकी मीटिंग में हम थोड़ी जाते हैं, तो हमें नहीं पता इनकी क्या आपस में है। पर बात वो ये जी, दाल में तो कुछ काला है, तभी ये दिक्कत आ रही है। ना करिए जी, ऑपोजिशन का काम हम पूरी तरह से निभाने का काम करेंगे। ठीक, विजन थोड़ी है सरकार की, ये तो पीठ थपथपाने का काम करती है। अब माननीय राज्यपाल जी भी वही पढ़ते हैं जो सरकार पकड़ा देती है। सत्र का आगाज हो चुका है। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही अब 10 मार्च दोपहर 2 बजे शुरू होगी। लेकिन विपक्ष के बयानों से साफ है कि कई मुद्दों पर विपक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाएगा और कई मुद्दों पर ये सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। रवि कालीरमन, चंडीगढ़, हरियाणा न्यूज। और वहीं 17 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश करने वाले हैं। इस बजट से हर वर्ग को खास उम्मीदें हैं। अब आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि सरकार ने इस बजट को लेकर कितनी और किस तरह की तैयारी की हुई है। हरियाणा का बजट होली के बाद पेश होगा। 17 मार्च को हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। बजट को लेकर एक खास तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री ने अलग अलग वर्गों से राय ली, यहाँ तक कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आम जनता से भी सुझाव लिए गए हैं। बजट को लेकर आम लोगों के 10,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये बजट लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। देखिए, हमने, क्योंकि हमारी सरकार का तीसरी सरकार का पहला बजट है और इस बजट के अंदर हमने समाज के विभिन्न वर्गों को उनके सुझाव लिए थे। हरियाणा प्रदेश के आम लोगों को पोर्टल के माध्यम से भी हमने सुझाव लिए थे। लगभग 10,000 सुझाव हमारे पास आए हैं और हमने अलग अलग वर्गों से बात किया है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों से बात किया है, हमने यूथ से बात किया है, हमने महिला उद्यमी से बात किया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, हमारे एफपीओज हैं, जो प्राकृतिक खेती करने वाले लोग हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, ऐसे सब उन लोगों से भी हमने अलग अलग समय के ऊपर बात किया है। हमने महिला जनप्रतिनिधि, उनसे भी बात किया है और हमने स्टार्टअप से भी बात किया है और सबके सुझाव हमारे पास है, बहुमूल्य सुझाव हैं। हम चाहते हैं कि ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करे, उनका बजट हो और उसको लेकर के हम लोगों के सुझाव हमने लिए थे, उनको इसमें समाहित हम कर रहे हैं, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। वहीं अभी जब सत्र का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में अब बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि बजट को लेकर जो सुझाव आए हैं, उनमें से ज्यादातर सुझावों को बजट में समाहित किया जाए।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के अलावा कैबिनेट मंत्रियों ने भी उम्मीद जताई है कि बजट हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इसके लोगों के हित के लिए यह बजट होगा, हरियाणा प्रदेश की उन्नति के लिए बजट होगा, हरियाणा प्रदेश के आखिरी टेल तक पानी पहुंचे किसान के खेत में, इसके लिए बजट होगा। 24 घंटे बिजली रहे, उद्योग धंधे पनपे और लघु उद्योगों को ताकत मिले, उनको संरक्षण मिले, इस सभी विषयों को लेकर हमारा ये बजट आने वाला है। बजट बहुत लाभकारी बजट रहने वाला है और हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए और हरियाणा प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों का ध्यान रखते हुए जी। और पहली बार इतने बड़ी बैठकें हुई है, इतनी सारी बैठकें हुई है, हर वर्ग से चर्चा हुई है जी। और किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है जी। और ऑनलाइन भी सुझाव मांगे, तो जितने भी सुझाव आए हैं सभी के सुझाव को हमने उसमें सम्मिलित करने का काम इस बजट में रखा है और बहुत ही हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने वाला बजट ये रहेगा। देखिए, पहले बजट से पहले प्री बजट पे भी हम लोगों ने अलग अलग लोगों से राय ली है, हर वर्ग से राय ली है। हमने स्टूडेंट से, व्यापारी से, दुकानदार से, हमने टीचर से भी, हमने विधायक और मंत्रियों से भी, हर व्यक्ति से, हर वर्ग से राय ली है और लोगों से खुले आमंत्रण भी मांगे हैं, सुझाव भी मांगे कि बजट में आप लोग जो भी हमें सुझाव देंगे उनमें से हम लोग मैक्सिमम सुझाव को इन्वॉल्व करते हुए इस बजट को बिल्कुल प्रदेश के हर व्यक्ति का ये बजट बन जाए, ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग इस मामले में बहुत सक्सेस रहेंगे और बजट आज तक के बजटों में सबसे बेहतरीन बजट मुझे लगता है प्रस्तुत होगा। एक सर्वजन हितकारी बजट तैयार करने के लिए मेहनत काफी की गई है। लंबे समय से प्री बजट चर्चा का दौर भी देखने को मिला। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि बजट को लेकर जो अलग अलग वर्गों के लोगों ने उम्मीद जताई है, बजट उन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो अब देखिए, 10 मार्च को बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने जा रही है। विपक्ष ने जहां सत्ता पक्ष की घेराबंदी की रणनीति बनाई है, तो वहीं सत्ता पक्ष में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के चयन में देरी पर घेरने की तैयारी कर रहा है। इधर प्रशासन की तरफ से भी बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हरियाणा का बजट 17 मार्च को पेश होने जा रहा है। प्रदेश किसान, महिला, युवा और नौजवान समेत तमाम वर्गों को 17 मार्च का इंतजार है। हरियाणा की बीजेपी सरकार की ओर से भी बजट सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के मुखिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है वो किस प्रकार से रहा है, क्या विजन इनका था चुनाव से पहले और किस प्रकार से काम करते हुए नजर आएंगे, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। पिछले 10 साल के कार्यकालों को देखें और ये आने वाला जो समय है, ये 26 का जो बजट पेश होने जा रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार और उसका पहला बजट जी। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो संकल्प पत्र में बातें कही थी, उन 18 बातों को इस बजट से पहले ही पूरा करने का काम किया है जी। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बजट से संबंधित है, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी होनी है जी। जो एक इस बजट से जुड़ी हुई चीजें हैं जी, वो सारी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता नजर आएगा, तो कैबिनेट मंत्री हो या बीजेपी विधायक विपक्ष के शासनकाल के दौरान रही खामियों को गिनाने की कोशिश करेंगे। मिनिस्टर कृष्ण बेदी हमारे साथ जुड़े हैं और बजट सत्र किस प्रकार से जाएगा, क्या रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि मौजूदा सरकार ने बनाई है, नेता प्रतिपक्ष के बिना किस प्रकार से बजट सत्र रहेगा, उस पर भी इनकी राय लेते हुए नजर आएंगे। सर, सबसे पहले तो प्रकार से देखते हैं बजट सत्र को। देखिए, और पिछले 10 साल हमने लगातार हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, हरियाणा प्रदेश के किसान के लिए, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए, हरियाणा प्रदेश की महिलाओं के लिए, हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेश के सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए
पत्रकार साथियों के लिए हमने क्या क्या चीजें मुहैया कराने का काम किया और लोग किस प्रकार से आने वाले समय में नायब सिंह सैनी सरकार के जो वादे हैं, जो हमारा संकल्प पत्र था, जो हमारा वचन पत्र था, हम उसको अक्षरतः लागू करने का प्रयास करने जा रहे हैं और विश्वास देने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की जनता को। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जनहित के फैसले लेने में कभी भी पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश के लोगों के हित के लिए यह बजट होगा, हरियाणा प्रदेश की उन्नति के लिए बजट होगा, हरियाणा प्रदेश के आखिरी टेल तक पानी पहुंचे किसान के खेत में, इसके लिए बजट होगा। 24 घंटे बिजली रहे, उद्योग धंधे पनपे और लघु उद्योगों को ताकत मिले, उनको संरक्षण मिले, इस सभी विषयों को लेकर हमारा ये बजट आने वाला है। आप लोगों की सेवा करने की बात करते हैं, आप विजन की बात करते हैं, आप संकल्प पत्र की बात करते हैं। इसके विपरीत कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लीडर्स ये कहते हैं कि सरकार है कर्जा ले रही है और घी पी रही है। देखिए, उन्होंने विपक्ष का काम है, कोई हमारी तारीफ करने के लिए तो वो लोग चुन के नहीं आए। विपक्ष के लोग विपक्ष की विरोध की बात करेंगे, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं, आज जिस प्रकार की हरियाणा प्रदेश की ग्रोथ हो रही है, चहुमुखी विकास हो रहा है, तो ये सारी चीजें करने के लिए जो जो साधन और संसाधन जुटाए जा सकते हैं, उनके अनुरूप ही हम सारे काम कर रहे हैं। जितना कर्जा हम ले रहे हैं उतने हमारे संसाधन भी हैं और बिना संसाधन के तो कोई कर्जा हुआ नहीं करता। और जिस प्रकार हरियाणा की तरक्की उन्नति की बात है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मेडिकल कॉलेजेस की बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, स्कूल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात है और लघु उद्योग की बात है, हैवी इंडस्ट्रीज की बात है, सभी चीजों का आज हरियाणा की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा है। हरियाणा की लोगों की जन सुविधाओं के लिए हमने 24 घंटे बिजली देने का जो वादा किया उसको लगातार पूरा कर रहे हैं और किसान को राहत देके बिजली के बिलों में, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को राहत देके, छोटे कंज्यूमर को राहत देकर हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी का चेंज किया। तो इन सब बातों को लेकर हम जा रहे हैं और कांग्रेस ने आलोचना करनी है, उनका बनता भी आलोचना करना, कोई वो हमारे लिए या हमारी तारीफ करने के लिए नहीं बने। यदि कोई भी विपक्ष में होगा तो वो ये बात कहेगा, परंतु ये बात कहने से हम हरियाणा के विकास को रुकने नहीं देंगे। उनका काम है, कहते रहे, हम हरियाणा की जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। बजट सत्र का शेड्यूल 7 मार्च, राज्यपाल का अभिभाषण 10 और 12 मार्च, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 17 मार्च, सीएम नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के शेड्यूल पर गौर फरमाएं तो 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 10 मार्च से 12 मार्च तक चलेगी। 17 मार्च को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। वहीं प्रशासन की तरफ से बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बजट सत्र सुरक्षा चाक चौबंद, सत्र के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती। बजट सत्र के दौरान मोबाइल पर बैन, मंत्रियों विधायकों की हथियार के साथ एंट्री नहीं। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से सत्र के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। किसी भी मामले में कार्यवाही के लिए चंडीगढ़ पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी। इतना ही नहीं, सदन की कार्यवाही के दौरान सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और प्रेस प्रतिनिधि विधानसभा भवन में मोबाइल न लाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर मोबाइल लाना बहुत आवश्यक हो तो उसे साइलेंट मोड पर रखें। विधानसभा परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के रोष प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, इसके लिए पहले से पूरी तैयारी रखें। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा का हर वर्ग तीसरे टर्म की बीजेपी सरकार से कयास लगा रखा है कि 17 मार्च को पेश होने जा रही बजट में हर वर्ग का हित होगा, चाहे व्यापारी वर्ग हो या फिर प्रदेश के अंत्योदय परिवार। बजट में लिए गए फैसलों से सरकार प्रदेश की जनता के चेहरे पर खुशहाली लाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन किसके चेहरे पर खुशहाली होगी और किसके चेहरे पर निराशा होगी, हरियाणा के बजट में इस बार क्या क्या खास होगा, ये तो 17 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।